उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा जो आयोजित किया गया है। जी हाँ साथियों, स्वागत की परंपरा हम सभी बखूबी निभाते हैं। हमारे बीच पधार रहे हैं माननीय वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश श्रीमान सुरेश खन्ना जी। आपका भी जोरदार तालियों से हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज का पल सौभाग्यशाली पल है और अब मैं स्वागत की परंपरा के तहत अपनी खुशियों का इजहार हम सभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त नायाब तोहफे रंग बिरंगे पुष्पों से करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग श्रीमती विमला बाथम जी से निवेदन करती हूँ कि हम सभी की ओर से पुष्पगुच्छ भेजकर, शॉल भेजकर और रुद्राक्ष का पौधा भेजकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शॉल भेंट कर रही हैं माननीय अध्यक्ष महोदया विमला बाथम जी और ये रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर रही हैं माननीय अध्यक्ष महोदया विमला बाथम जी। हम सभी की ओर से आपने स्वागत किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। हमारे बीच माननीय सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करें जोरदार तालियों के साथ। और अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदया श्रीमती सुषमा सिंह जी से कि वो हमारे बीच पधारे। श्रीमान आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें, पुष्प गुच्छ भेजकर, शॉल भेजकर। मैंने अभी सादर आमंत्रित किया माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे बीच हैं, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं जोरदार तालियों के साथ। स्वागत वंदन अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदया श्रीमान सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा का स्वागत कर रही हैं पुष्पगुच्छ भेजकर और शॉल भेजकर और ये पौधा भेजकर। माननीय सुरेश खन्ना जी का स्वागत हम सभी की ओर से जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद देती हूं मैं आपको इस शुभ कार्य के लिए। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी से मैं निवेदन करती हूं कि हमारे बीच पधारे माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का हम सभी की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करें, पुष्पगुच्छ भेजकर, शॉल भेजकर और पौधा भेजकर। आप आए हमें और क्या चाहिए, एक महफिल सजी और क्या चाहिए, रूप दर्शन विकल थे नयन बावले, आप हैं सामने और क्या चाहिए। स्वागत की परंपरा पूर्ण होती है, संपन्न होती है। और साथियों, जब भी हम किसी शुभ कार्य या अनुष्ठान का आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कामना तमसोमा ज्योतिर्गमय दीप प्रज्वलित करते हैं। स्वागत हुआ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानित अतिथियों से निवेदन करती हूं कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। आइए सर। स्वतंत्रता संग्राम की ये भूमि माननीय मुख्यमंत्री जी की छत्र छाया में विकास की नई क्रांतियों में नए नए अध्याय लिख रही है। दीप प्रज्वलित कर विकास को एक नई दिशा दशा दी जा रही है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानित मंचासीन सभी अतिथियों के द्वारा ये शुभ कार्य किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम, सर आप भी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं आप सभी को इस शुभ कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, कहते हैं कि महिलाएं क्रांति की मसाल लिए होती हैं, प्रेम का अथाह सागर भी उनमें घुमड़ता है और हौसला सभी को मात देने वाला होता है। ऐसी एक महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त हस्ताक्षर माननीय अध्यक्ष महोदया उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग श्रीमती विमला बाथम जी से निवेदन है कि हमारे आए हुए अतिथियों का विधिवत स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत भाषण के जरिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत धन्यवाद विनीता जी। आज हमारा परम सौभाग्य कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। कई बार तो लगता है कि आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे बीच में आप पधारे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। सबको एक बार करतल ध्वनि से पूरा हॉल गूंज जाए, जोर से। ऐसे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। बल्कि मैं ये कहूँ कि उनके आने से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, उनका मान बढ़ा है और उन्हें बहुत सारी चीज़ें उनके मुख्यमंत्री काल में मिली हैं। ऐसा हम सभी लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। आज मैं हृदय की गहराइयों से अपने बहुत श्रद्धेय प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ आकर हमें बहुत ज़्यादा हमें आपने एक सुकून दिया और बहुत हमें राहत दी कि कैसे हमें सोचा नहीं था। हम बार बार मन में आता था कि पता नहीं आप पधारेंगे नहीं पधारेंगे, लेकिन आपने वचन दिया था और अपने वचन को पूरा किया। इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय वित्त एवं संसदीय मंत्री आदरणीय खन्ना जी आए हुए हैं, जिनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक बार मैं मिली थी और मैंने यहाँ इनवाइट किया और आपने सहर्ष उसको स्वीकार किया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं। आज आपको अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आपका बहुत आभार कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और दीप प्रज्वलन में हमारे साथ रहे। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन उनका। हमारे बीच में हमारी लखनऊ की महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी हैं, जिनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 2002 में महिला आयोग की शुरुआत हुई थी और 2013 में इसका नया एक्ट बना सुधार के साथ में। हमारे यहाँ जो पीड़िताओं की शिकायत आती हैं वो 5 प्रकार से आती हैं। पहले चलकर जो अपने आप स्वयं आके देती हैं, फैक्स द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा और पोस्ट द्वारा, बाई पोस्ट भी आती हैं। इस तरह से 5 तरह से हमारे पास शिकायतें आती हैं, जिनका हम निस्तारण करते हैं और पूरी ईमानदारी से और महिलाओं को न्याय मिले, इस तरह से वो शिकायतें निस्तारित होती हैं। हमने 2018 में एक व्हाट्सएप नंबर शुरू किया। पहले व्हाट्सएप नंबर नहीं था, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी ईमेल वगैरह करने में। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ईमेल वगैरह नहीं कर पाती थी, तो व्हाट्सएप नंबर से आने से उनको बहुत राहत मिली और सबसे ज़्यादा शिकायतें व्हाट्सएप नंबर पे आती हैं। हमारे ऑफिस में, यहाँ हमारे गोमती नगर कार्यालय में जो महिला आयोग का कार्यालय है, वहाँ प्रतिदिन जन सुनवाई होती है और वहाँ विवेचना अधिकारी या स्वयं पीड़िताएँ आती हैं और अपना पूरा केस रखती हैं। हमारी जो भी महिला उस दिन जज की कुर्सी पर होती है, वो पूरा न्याय करती है उनके साथ में और पूरी कोशिश होती है कि हमारे यहाँ आकर कोई निराश न लौटे। ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि आपस में समझौता करा के 2 घरों को पूरा मिला दिया जाए, घर बर्बाद ना हो। ऐसी हमारी महिला आयोग की कोशिश रहती है। हमारी जो और बहनें हैं, हमारे 75 ज़िले हैं और 25 हमारी सदस्याएं हैं। हमारी सदस्याओं, एक सदस्य को हमारे यहाँ 3 ज़िले मिले हुए हैं
उन 3 जिलों में वो जाती हैं हर महीने। हमारी प्रथम और तृतीय बुधवार को वहाँ जन सुनवाई होती है हर ज़िले में। वहाँ जाकर वो इसलिए रखा हुआ है हम लोगों ने, ताकि लखनऊ में हर किसी का आना मुश्किल है, तो क्यों ना उनके द्वार पर जाकर हम उनकी समस्याएं हल करें। इस बात को लेकर हमने ये अभियान चलाया और बहुत सफल अभियान हुआ ये। हमारी सारी सदस्य जाती हैं अपने अपने ज़िलों में और वहाँ पर शासन प्रशासन से मिलकर वहाँ जन सुनवाई करती हैं और उनके समस्याओं का उसी समय निदान करती हैं और पूरा न्याय करके आती हैं। इसके अलावा हमारी सदस्याएं हर ज़िले में जाती हैं, वहाँ NGO जो गलत काम कर रहे हैं उन पर नज़र रखती हैं। वृद्धाश्रम हुआ, नारी बंदी गृह हुआ, नारी चिकित्सालय हुआ, या और भी तमाम तरह के जो इस तरह NGO और चीज़ें हैं उनको देखती हैं। वहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इसकी पूरी वो लोग इंक्वायरी करती हैं और कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत शासन प्रशासन को उससे अवगत कराती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने अनेकों वर्कशॉप की हैं। अभी हमने मानव तस्करी पे एक वर्कशॉप की, बहुत सक्सेसफुल रही। हमें वर्क प्लेस पर जो हरेसमेंट होता है, जो सर्विस करती हैं महिलाएं, उनके लिए भी हमने वर्कशॉप की। कन्या भ्रूण हत्या पर, क्योंकि कन्या को गर्भ में मार देने की प्रथा बहुत पुरानी है जो अब नहीं होनी चाहिए। यौन शोषण की, इस तरह से हमने बहुत सारे वर्कशॉप किए अवेयरनेस के लिए, ताकि महिलाओं में जागरूकता फैले। इसके अलावा हमने एक वेंडिंग मशीन का भी वितरण किया सरकारी स्कूलों में और साथ साथ डिस्पोजल का भी किया था। वो एक बहुत सक्सेस अभियान हमारा रहा। मान्यवर, हमारे यहाँ जो शिकायतें आती हैं उनको हम SMS के द्वारा, पहले तो एक SMS उनको हम करते हैं कि आपकी शिकायत प्राप्त हो गई और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फला फला है। उसके बाद हम उनको एक फिर SMS करते हैं कि आपकी शिकायत अभी इस स्तर पर है, जो भी स्तर उनका हो जहाँ पर शिकायत पहुँची है, ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि हमारी शिकायत प्रॉपर तरीके से सुनी जा रही है। उसके अलावा बाद में जब शिकायत निस्तारित हो जाती है तब भी उनको SMS जाता है कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। इस तरह से SMS के द्वारा और तमाम तरीक़ों से हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी जो पीड़िताएं महिला हैं उनको पूरा न्याय दे सकें, उनके साथ पूरा सम्मान उनको मिले और वो निराश होकर महिला आयोग से ना जाएं। मान्यवर, एक बहुत चिंता का विषय भी है हमारे लिए कि अभी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो हमारी महिलाएं, हमारा आयोग नहीं पहुंच पा रहा। उनको नहीं मालूम कि महिला आयोग भी कोई चीज़ है, जबकि सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है वो ग्रामीण स्तर पर भी ज़्यादा है। शहर की महिलाएं तो फिर भी थोड़ी सी अपने आप को बचाती हैं। तो आपसे मैंने विनती भी की थी, फिर आपने सुमंगला से उसको जोड़ा, तो सुमंगला के लिए भी हमारी महिलाएं बहुत काम करती हैं। जब ये जन अदालत लगाती हैं तो वहाँ सुमंगला का भी ये बराबर काम करती हैं और वहाँ पर काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा होता है। एक थोड़ा सा मुझे आपसे ये फेवर लेना है कि जब हमारी शिकायत जाती है SSP और DM के यहाँ, उनको समन जाता हमारे यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है। हमारी आपसे गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा अगर पुलिस को हमारी तरफ से कह देंगे कि महिला आयोग से अगर कोई शिकायत आती है तो उसको त्वरित ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम भी तभी न्याय कर पाएंगे जब पुलिस हमें पूरा सहयोग देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे तो महिला बहुत सक्षम है और एक शक्तिपुंज है जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, परंतु कई बार हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं होता है, इसलिए हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आज समय आ गया है कि हमारी सब बहनें, सब हमारी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों और अपने अधिकारों को मांगने की शक्ति रखती हों। ऐसा नहीं कि रो के रह जाएं। आज नारी सबला है, अबला नहीं है, ये संदेश देते हुए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन और दिल की गहराइयों से बहुत आभारी हूँ कि आपने यहाँ अपनी कृपा की, यहाँ आकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस खास मौके पर हमारे बीच पधारे हैं माननीय मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हुए सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को उद्बोधित करने की कृपा करें। आप सभी की शुभकामना रूपी तालियों के साथ। में हमारे कार्यक्रम के शिखर पुरुष तथा मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी सम्माननीय श्री महेंद्र सिंह जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती बिमला बाथम जी, श्रीमती सुषमा सिंह जी उपाध्यक्ष, श्रीमती अंजू चौधरी जी उपाध्यक्ष, लखनऊ की महापौर और यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी सम्मानित बहनें, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा बहन बिमला बाथम जी को कि जिन्होंने हमको और आपको रूबरू किया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एक अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व क्रिस्टीन लगार्डे ने ये कहा था कि भारत की जीडीपी में वर्तमान 17% हिस्सा महिलाओं का है, 17% योगदान महिलाओं का है भारत की जीडीपी में। और अगर श्रम में भागीदारी महिलाओं की बढ़ाई जाए तो ये जीडीपी में 27% तक हिस्सा हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। महिला कन्या सुमंगला योजना वर्ष 2019 में ही प्रारंभ की गई और जिसमें जन्म से लेकर और इंटरमीडिएट पास करने के बाद तक प्रत्येक परिवार में 2 कन्याओं को 15,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हम बेटा पैदा करने पर खुशी मनाते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम बेटी पैदा हो तब भी हम दावत भी करें और खुशी भी मनाएं। केंद्र सरकार की स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आप अवगत हैं, कई वर्षों से लगातार चल रही है। महिला की सुरक्षा के संबंध में बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उसका भी संज्ञान लेकर दिनांक 26/10/2019 को एक नई योजना लॉन्च की है और उसके तहत किसी भी महिला को रात्रि में अगर कोई सहायता चाहिए तो महिला पुलिसकर्मी के माध्यम से उसको ये सहायता दी जा सकती है और उसको घर पहुंचाने तक की व्यवस्था गाड़ी के माध्यम से की गई। ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है जो हिंदुस्तान में केवल उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात की हमेशा चिंता की है कि महिलाओं की सहभागिता हर स्तर पर बढ़ाई जाए। वर्तमान में जो परसेंटेज है उसमें लगातार इस बात का इजाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए रोजगार हो और रोजगार के अवसर उनके लिए सृजित किए जाएं। इस बात के लिए वो हर समय प्रयत्नशील रहते हैं और इसकी झलक आपको आगामी बजट में देखने को भी मिलेगी
ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस बात का आह्वान किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस महिला आयोग के द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हम आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में दीवार बनना नहीं चाहते कि आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और हम भी उनको सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और साथियों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस महत्वपूर्ण मौके पर हमारे बीच पधारे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश तथा देश की जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को एक एक कर पूरा करते जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति दृढ़ संकल्पित और उनके हितों के प्रति समर्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं बड़े आदर के साथ आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया आज के इस मौके पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित महिला जागरूकता से संबंधित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्षगण श्रीमती सुषमा सिंह जी, श्रीमती अंजू चौधरी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, महिला आयोग से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश तथा देश के सभी सदस्यगण, उपस्थित प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश महिला आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महिला जागरूकता के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज विशेष रूप से एक दिवसीय यह सेमिनार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से आधी आबादी का प्रतिनिधित्व देश में सर्वाधिक होगा और इसलिए महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हों। यह न केवल शासन का दायित्व है बल्कि महिला आयोग भी इसके बारे में सक्रिय हो, सचेत हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों का परसेप्शन बदला है। अब याद करिए, आज से 5 वर्ष, 5.5 वर्ष पहले देश के अंदर बहुत सारे राज्य ऐसे थे, उनके जनपद ऐसे थे जहां पर बालक बालिकाओं का अनुपात काफ़ी उसमें अंतर आ गया था। और हम सबको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस अनुपात की विषमता को दूर करने में सफलता प्राप्त की और आज देश के अंदर अधिकतर जनपदों ने अपने यहाँ इस विषमता को दूर करने में सफलता प्राप्त की। देश के अंदर महिलाओं से संबंधित उन पर केंद्रित योजनाएं चलें और केवल महिला सशक्तिकरण का नारा एक नारा ही न रह जाए, इस दृष्टि से चलाए गए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को रसोई गैस निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना हो, या फिर मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्यक्रम हो,
या सदियों से पीड़ित और प्रताड़ित महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम हो। ये सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के ही हिस्से हैं और एक स्वर से बिना भेदभाव के इन योजनाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक करना, प्रत्येक बहन और बेटी को इसके बारे में अवगत कराना और फिर इन योजनाओं के माध्यम से कैसे हम समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को जागरूक भी कर सकें, लाभान्वित भी कर सकें, इसके बारे में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ये वास्तव में महिला आयोग जैसी संस्थाओं का प्राथमिक दायित्व बनना चाहिए। क्योंकि योजनाओं के बारे में जब जानकारी नहीं होगी तो फिर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बात करना प्रारंभ करेगा। और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि जब योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है तो तब फिर हम लोग दूसरे ही मुद्दों को उठाते हुए देखते हैं और फिर जो अभीष्ट होता है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इसी बात को कहना चाहूँगा कि बहुत सारी योजनाएं चली हैं और चल रही हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर महिला आयोग के लिए बहुत कार्य है और जागरूकता के इन कार्यक्रमों के साथ वे अगर स्वयं जुड़ जाएं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ सकती है और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जो प्रश्न कभी कभी खड़े होते हैं इन पर स्वयं विराम लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, एक औपचारिकता नहीं कि हम दौरा करेंगे, जिले में जाएंगे, डीएम को बुलवा देंगे, फलाने को बुला देंगे, फलाने को कार्य इससे हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम जाकर के हर जिले में भी, हर विकास खंड स्तर पर भी, हर नगर निकाय के स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर क्या महिलाओं की एक टीम गठित कर सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और महिला जागरूकता के बारे में वहां पर स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक कर सकें। स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक परिवार के पास एक एक शौचालय हो, इस स्वास्थ्य के लिए जहां महत्वपूर्ण था वही यह नारी गरिमा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और इस कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण लागू करने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन क्या महिला आयोग इसके बारे में बताएगा कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में उनकी भूमिका क्या थी? क्योंकि नारी गरिमा के साथ जब ये मुद्दा जुड़ता है, उज्ज्वला योजना में जब एक नारी जिसके पास अपने घर में ईंधन जलाने के लिए कोई माध्यम नहीं, वह केरोसिन पर, लकड़ी पर या फिर किसी अन्य ऐसे विकल्प पर जो न केवल उसके स्वास्थ्य के लिए बल्कि उसकी आंखों की रोशनी के लिए भी खतरनाक है, उस पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होती थी। उन स्थितियों में महिला आयोग का दायित्व बनता था और बनता है कि हम उज्ज्वला योजना के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में और इनसे जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके व्यापक प्रचार प्रसार करके प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में जागरूक करें और फिर उन्हीं से समिति गठित करके उन्हीं लोगों को आगे करते हुए जिसको मिल गया उसका प्रचार प्रसार करें, जिसको नहीं मिला उसको योजना का लाभ दिलाने की दिशा में प्रयास करना है। उत्तर प्रदेश में 1090 वीमेन पावर लाइन है। इसमें कोई भी महिला प्रदेश के अंदर कहीं भी अगर इस पर कॉल करती हैं तो ये कॉल सेंटर उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। हमने इंटीग्रेट किया है 1090 को PRB 112 के साथ कि अगर वह 1090 पे या 112 पे भी कॉल करें तो उसको तत्काल सहायता कहीं भी प्राप्त हो सकती है।
लेकिन मैंने जब 1 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की तो मुझे पता लगा कि केवल 5 ही जिले हमारे ऐसे हैं, 75 में से केवल 5 जिले जहां से 90% से अधिक मामले आए थे, से 70 जनपदों में लोगों को जानकारी ही नहीं थी। आखिर महिला आयोग क्या कर रहा है? क्यों नहीं वहां पर उन महिलाओं को अवगत कराते हैं कि 1090 वीमेन पावर लाइन है और इसके माध्यम से अगर हम कॉल फ्री नंबर को डायल करते हैं तो आपको सहायता वहां पर उपलब्ध होती है, उस जनपद में सहायता उपलब्ध होती है। या घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामलों में 181 टोल फ्री नंबर जारी किया गया, एक हेल्पलाइन जारी की गई। घरेलू हिंसा के मामले हैं तो घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में इस पे कॉल करेंगे। हमने 181, 1090, PRB 1112 इन सब को भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके इस बात को किया कि अगर इनमें से किसी एक पर भी कॉल होता है तो वह एक दूसरे तक पहुंचती है और उसको तत्काल सहायता उपलब्ध हो सके। और पहला दायित्व तो ये जितनी भी महिलाओं से संबंधित ये पावर लाइन हैं या हेल्प लाइन हैं या अन्य जो योजनाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनसे संबंधित इनकी जानकारी होना, इनके बारे में उनको अवगत कराना। दूसरा, बालक और बालिकाओं का जो अनुपात कम हो रहा था, मुखबिर योजना एक चलाई गई है। मुखबिर योजना के माध्यम से हम उन लोगों को बता सकें, उन लोगों के माध्यम से जहां पर भ्रूण परीक्षण के माध्यम से पेट में ही बालिका को मार दिया जाता है और जो ये पाप होता है उस पाप में कौन लोग लिप्त हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना, बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की परीक्षण होना, उसकी रिपोर्टिंग लेना, उसकी जानकारी लेना, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। ये कार्यक्रम अगर आगे बढ़ते हैं तो अच्छे ढंग से हम महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं या जो अनुपात में विषमता रही थी, इस अनुपात को दूर करने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन ने जो सफलता प्राप्त की, इसके साथ हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं के बीच में भेदभाव ना हो, हम लोग इस बात को देखते थे। मैं प्रदेश के अंदर अक्सर भ्रमण के कार्यक्रमों में किसी न किसी जनपद में जाता हूं और मैं इस बात को देखता था। मैं एक बार एक गांव में गया था, मैं देख रहा था बच्चे जा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मैंने देखा कि बालक भी थे बालिकाएं भी थी, छोटी छोटी बालिकाएं थी, वे नंगे पैर स्कूल में जा रही थी। मैं गाड़ी से उतर के मैंने पूछा उनको, मैंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा स्कूल जा रही हैं। मैंने कहा आपके पैर में चप्पल नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, कपड़े बहुत पुराने थे। तो मैंने उन बालिकाओं से पूछा, मैंने कहा आखिर चप्पल आपके पास परिवार में क्या ये सुविधा नहीं है? और मैंने कहा आपका भाई वगैरह कोई है? उन्होंने कहा भाई है, भाई को किसी पब्लिक स्कूल, एक पब्लिक स्कूल का नाम लिया, भाई का वहाँ एडमिशन है। तो मैंने कहा कि आपका एडमिशन वहाँ क्यों नहीं हुआ? कहा मैं लड़की हूँ ना। ये प्रश्न आखिर किसी माँ ने और किसी पिता ने ही अपनी बेटी को भेजा होगा कि अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, बेटी को नहीं भेजेंगे, बेटे के लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगे, बेटी के लिए नहीं बनाएंगे। और मैंने उसी दिन तय किया कि हम प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, इसके पाठ्यक्रम को बदलेंगे और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हम बेसिक शिक्षा परिषद में भी लागू करेंगे, माध्यमिक शिक्षा में भी लागू करेंगे, जो शिक्षा के भेदभाव को बालक और बालिकाओं के बीच में समाप्त कर सके। और उस कार्यक्रम को हमने उसी दिन लागू किया। दूसरा, उसी दिन हमने अनिवार्य रूप से किया कि हम बेसिक शिक्षा परिषद में 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को 2 अच्छी यूनिफॉर्म देंगे, जूते मोजे भी देंगे, स्वेटर भी देंगे, बैग और बुक्स भी देंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार 1,80,00,000 बालक और बालिकाओं को ये सुविधा पिछले 3 वर्ष से निरंतर उपलब्ध करवा रही है। भेदभाव की शुरुआत तो हमारे घर से प्रारंभ हो रही है कि जो हम बालक और बालिकाओं में भेद कर रहे हैं और वह भेदभाव अगर वहां पर समाप्त हो जाए
हर एक व्यक्ति इसके बारे में, हर एक माँ इसके बारे में जागरूक हो जाए तो स्वाभाविक रूप से पहले चरण में हम महिला सशक्तिकरण के कार्य को आगे बढ़ाने में सफलता हमें प्राप्त हो सकती है। और उत्तर प्रदेश सरकार 1,80,00,000 उन बालक और बालिकाओं को निःशुल्क ये सुविधाएं प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दिलवाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही बालिकाओं को स्नातक तक की शिक्षा हम फ्री में दे सकें, इस पर हम लोगों ने कार्रवाई की। प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदेश सरकार ने बनाने प्रारंभ किए और इसमें 74 कोर्ट पास्को से संबंधित हैं। हर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ये निर्देश हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठकर के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में महिला संबंधी अपराधों को चिन्हित करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले जाकर के अपराधियों को समयबद्ध ढंग से सजा दिलाने का कार्य भी करें। समयबद्ध ढंग से सजा दिलाने का परिणाम है, आपने विगत 6 महीने के अंदर देखा होगा कि 6 महीने के दौरान महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को, किसी को 1 सप्ताह में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, अपराध के 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर ऐसे मामले आए हैं जहां पर अपराधी की गिरफ्तारी, अपराधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और फिर सजा भी दिलवाना, जिसमें 3 को तो अब तक हम लोग मृत्युदंड की सजा दिलवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 15 को आजीवन कारावास की सजा सुना चुके हैं और शेष 300 से अधिक मामलों में उन्हें बड़ी कड़ी सजा दिलवाने में पिछले 6 महीने के अंदर सफलता प्राप्त हुई। ये प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो न्यायपालिका के माध्यम से अपराधियों के मन में एक भय पैदा हो और साथ साथ प्रदेश के अंदर महिला जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार हुआ। प्रदेश के अंदर पहले 54 बटालियन पिछली सरकारों ने पीएसी की समाप्त कर दी थी। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने 54 बटालियन तो गठित की ही, 3 महिलाओं से जुड़ी हुई बटालियन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्पेशली गठित किए, जिसमें केवल 100% महिला ही रिक्रूट रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में 1.5 लाख पद खाली थे। इन 1.5 लाख पदों में हमने अनिवार्य रूप से कर दिया कि 20% केवल महिलाएं होंगी और उन महिलाओं के माध्यम से उनकी भर्ती अनिवार्य रूप से हो। इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को भी हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। साथ साथ PRB 112 जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेट्रोलिंग का वाहन है, अगर कोई इस पे कॉल करता है और उस महिला को रात्रि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अपने सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचना है, वह इस पे कॉल करेगी। PRB 112 उसे एक महिला कांस्टेबल के साथ उसके गंतव्य तक ले जाने में सहयोग करेगी। ये कार्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं और इसको हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे करने का कार्य किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इसी बात को कहना चाहूँगा कि शासन की योजनाओं की जानकारी रखना और उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उस प्रकार का तंत्र गठित करना है। हम राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर केवल कुछ लोगों के माध्यम से इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें हर ग्राम पंचायत में पहुंचना होगा, हर नगर निकाय में पहुंचना होगा, हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक नगर निकाय में महिला जागरूकता की एक टीम, महिला सुरक्षा की एक टीम या महिला जागृत समिति का गठन करना होगा, जो महिलाओं से संबंधित 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखें। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। कहीं पर बालक और बालिकाओं के जो लिंगानुपात से जुड़ी हुई विषमता है, कुछ जनपद में समस्या हो सकती है, कुछ में बालिकाओं की शिक्षा का मामला हो सकता है, कहीं पे कुपोषण से संबंधित मामला हो सकता है, कहीं पर कोई अन्य मामले हो सकते हैं। इन सबको काउंट करें और फिर उन जनपदों में उससे संबंधित समिति का गठन निचले स्तर पर जब तक हम लोग गठित नहीं करेंगे, तब तक अगर हम ये मानते हैं कि हम एक बार DGP के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ या प्रमुख सचिव के साथ बैठ के समस्या का समाधान कर पाएंगे, बहुत कठिन होगा।
आयोग को निचले स्तर पर समितियों का गठन करके और उसके माध्यम से एक ठोस कार्य योजना को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना होगा, तभी ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और मुझे विश्वास है कि आज जो एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं उसी का हिस्सा है। प्रदेश ने महिलाओं से संबंधित 2 बहुत अच्छी योजना प्रारंभ की हैं। एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बालिका के जन्म लेने से लेकर के और बालिका को कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स पूरा करने तक 15,000 रुपये का एक पैकेज प्रदेश सरकार उस बालिका के नाम पर दे रही है। और दूसरा, बालिका शादी ब्याह के योग्य होती है तो 51,000 रुपये प्रदेश सरकार उस बालिका के लिए उपलब्ध करवा रही है। ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इन योजना को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये जो 2 योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ उन पात्रों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका महिला आयोग कर सकती है। योजनाओं के बारे में जानकारी देना, मैंने जो बताया कि बालक को अच्छे विद्यालय में, बालिका को नहीं अच्छे विद्यालय में पढ़ाते, अच्छी शिक्षा देने में लोग परहेज करते हैं या स्कूल ही नहीं भेजते हैं। यह भेदभाव परिवार से समाप्त हो। ऐसे ही बालकों को सभी प्रकार के टीकाकरण का लाभ देते हैं, बालिकाओं को नहीं देते हैं। ये जो भेदभाव है इसको तो परिवार के अंदर ही समाप्त करना होगा। इसके बारे में हमें परिवार को जागरूक करना होगा, बताना पड़ेगा। और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में इस बात को किया कि बालिका जन्म लेगी, उसका नामकरण और उसके नाम का रजिस्ट्रेशन होते ही उसके नाम पे एक निश्चित राशि हम लोग देंगे। बालिका 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित होने के बाद उस बालिका के नाम पर फिर से पैसा जाएगा। इससे संबंधित सर्टिफिकेट हमारे पास आना चाहिए कि इन्होंने सभी प्रकार के टीके लगवा लिए हैं, जिससे बाद में वो बालिका किसी भी प्रकार की उन बीमारियों की चपेट में ना आने पाए जो बाद में उसके जीवन के विकास में बाधक बने। बालिका पहली कक्षा में जाएगी, रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी, उसके अकाउंट में स्वतः पैसा आ जाएगा। बालिका 9वीं क्लास में जाएगी, उसके अकाउंट में स्वयं ही पैसा आ जाएगा। और इसके बाद कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री कोर्स करने के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा आएगा। कुल 15,000 का एक पैकेज अलग अलग स्टेजेज में बनाए गए हैं। और बालिका शादी योग्य होती है, परिवार की स्थिति ऐसी नहीं कि शादी कर सके, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तैयार है। उस बालिका को 51,000 रुपये की सहायता हम इस योजना के माध्यम से कर रहे हैं। हम सबको इन योजनाओं की जानकारी होना, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, योजनाओं का दुरुपयोग न हो इसके बारे में भी हमें सतर्क रहना। इसके बारे में, क्योंकि होता क्या है, जब कानून का दुरुपयोग हो या योजनाओं का दुरुपयोग हो और पात्रों को इसका लाभ नहीं मिलता है तो योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो जाता है और योजना अपने आप बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। हम किसी भी योजना को इस रूप में न होने दें। मुझे विश्वास है महिला आयोग अवश्य महिलाओं से संबंधित अपराध, महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में एक तंत्र प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर गठित करके उनके साथ बैठ करके एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।